नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल, नाम तो जानते ही होंगे औसत ज्ञान पे। तो दोस्तों आज जो हम क्या करने जा रहे हैं, कक्षा 10वीं का है। ये 10वीं का जैसे चैप्टर नंबर 7 है, भूगोल है। चैप्टर का नाम है भारतीय या फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। देखिए नाम भी जो है ना, कई जगह लिखाया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा और कई जगह रखा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब हम राष्ट्र कहते हैं ना, तो राष्ट्र का भी मतलब एक तरह से देश ही होता है। और जब हम भारत कहते हैं तो वो भी हमारा प्यारा भारत देश ही है। तो इसमें चैप्टर में क्या है कि दरअसल इसमें मेन पहले देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि जो भारत की राष्ट्र अर्थव्यवस्था है, तो उसकी जो है जीवन रेखा, यानी उसका जो मेन कारण क्या है। भारत की बात कर ले या फिर किसी भी देश की बात कर ले, तो मेन कारण क्या है उसका, उस पे हम विचार करेंगे कि ये जो इतनी तेज़ी से ग्रोथ करता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ करने के पीछे या फिर गिरने के पीछे मेन कारण क्या होता है, किन किन कारणों पर ये निर्भर करता है। तो मेन जो इसमें कारण है ना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो पहले, क्योंकि बार बार यार बोलने में हमें भी नहीं अच्छा लगता है। आप भी कर दिया करो, कितनी बार आप समझदार बच्चे हो यार, कर दिया करो। ये हो गया। अब चैप्टर नंबर 7 है ये, क्लास 10वीं का है, भूगोल का है चैप्टर नंबर 7। बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है यार, तुम्हें बता रहा हूँ, इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी। तुम आराम से समझ जाओगे, कम से कम 10 मिनट देखो तो सही यार, 10 मिनट देखो बस। देखिए सबसे पहला तो इसमें पॉइंट है, पहले हम सोचते हैं कि कोई भी देश, मान लिया जाए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किन कारणों पर निर्भर करती है, वहाँ की जो है मेन फैक्ट्रियों या फिर जो उद्योग धंधे हैं उस पर निर्भर करती है। तो कह रहा है कि राष्ट्र पे जो अर्थव्यवस्था है वो किन कारणों पर निर्भर करता है। सबसे पहला तो परिवहन। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था जो है या फिर ऊपर जाए या फिर नीचे आए, तो उसमें मेन कारण जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन का होता है। परिवहन, देखो परिवहन हम इसको सिंपल करते हैं, अभी और आगे जैसे जैसे जाएंगे ना हम आराम से समझेंगे। परिवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, यानी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने आने में के जो माध्यम होता है ना, वो परिवहन है। यानी हम जिस भी तरीके से अगर हम परिधि के बहन के पास जा आ सकते हैं, वो परिवहन है। परिधि की बहन के पास जाने के लिए हम जिस माध्यम का उपयोग करेंगे वो परिवहन है। क्या आप अपने सोना बाबू जिसके पास भी जाने के लिए जिस रास्ते का प्रयोग करते हो वो परिवहन है। वस्तुओं और सेवाओं को आवश्यकता के स्थान तक ले जाने में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक देश के विकास की गति वहाँ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधा पर भी निर्भर करता है। परिवहन को स्थल, जल एवं वायु परिवहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए बात वही है, लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट ये बताया गया है कि किसी के देश के भी विकास के पीछे ना, वहाँ वस्तुओं के विकास, यानी वस्तु की कितनी निर्माण हो रही है, कितने उच्चतम किस्म की वस्तुएं हैं, इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है ना कि उन वस्तुओं को पहुंचाने के लिए रोड है या नहीं उसके पास, ये भी देखा जाता है। अब भाई मैंने इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं बना लिया, भाई उसको ले जाने के लिए मेरे पास रोड ही नहीं है, क्या होगा, घर में धर के वो सड़ेगा। अरे भाई वो बिकेगा ही नहीं, फिर किस काम का वो वस्तुएं फिर किसी काम की नहीं है। आपने मान लिया जाए बहुत अच्छा गिफ्ट बनाया, आपने बहुत अच्छा वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट खरीदा और देने के लिए गर्लफ्रेंड ही नहीं है, क्या करोगे, उसको घर पे ऐसे ही सजाओगे, सैड सॉन्ग सुनोगे, और क्या होगा, यही होगा। अब देखिए परिवहन के परिकार, परिवहन, इसको देखिए परिवहन कह रहा है ना, परिवहन से हमें दिक्कत हो रही है यार, बार बार परिवहन याद। परिवहन यानी इसका सिंपल एक अर्थ है परिधि की बहन, परिवहन, परिधि की बहन। अब जो है परिधि की बहन के पास अगर आपको जाना है, मान लिया जाए आपको जाना है परिधि की बहन के पास, तो आप किन किन रास्तों से जा सकते हो। सबसे पहला तो हम देखेंगे कि यार पैदल चले जाएंगे, रोड से क्या दिक्कत है, परिधि के बहन के पास जाना है ना, चले जाएंगे पैदल, ज़्यादा दूर थोड़ी है, पैदल चले जाएंगे। तो वो क्या हो गया, वो हो गया स्थल परिवहन, ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। एक तो हम परिधि की बहन के पास, हमको भाई परिधि की बहन से मिलना है। अब हम किन किन रास्तों से जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम रोड से चले जाएंगे, परिधि की बहन से मिल लेंगे। चलो मान लिया जाए रोड पे उसका चच्चा खड़ा है, अब कैसे जाएं। अब तो भाई अब तो रोड का तो हो गया ख़त्म, रोड पे उसका चच्चा खड़ा है। अब हम सोचेंगे यार वहाँ तक जाने में कोई जल का रास्ता है क्या, कहेंगे हाँ जल का रास्ता तो है, गटर के द्वारा चले जाएंगे। हम गटर के द्वारा चले जाएंगे, गटर से हिलेंगे डायरेक्ट उसके टंकी में निकलेंगे। क्या, अगर मिलना है आपको, बहुत ज़रूरी मिलना है, आपको अपने जानू सोना जिससे भी मिलना है, बहुत ज़रूरी मिलना है, तो पहले तो देखोगे सड़क से, और सड़क पे उसका पप्पा खड़ा है, अब भाई अब तो फंस गए, अब सड़क से नहीं जा सकते, लैंड ट्रांसपोर्ट अब किसी काम का नहीं।
अब देखेंगे जल वल से है क्या जाने, उसके पीछे नहर तो है नहीं घर के, रहता तो वो भी चले जाते पीछे से तैरते हुए। तो एक ही रास्ता है गटर से, गटर से देखेंगे। अब अगर मान लिया जाए चलो उसने गटर भी नहीं है उसके घर में, अब कैसे जाए? फिर सोचेंगे डायरेक्ट हेलीकॉप्टर बेस उसके छत्ते पर उतरेंगे। कहता है ने कि अरे डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आऊँगा एकदम छत पे। गाना सुने हो ना, चांदनी आया है तेरा दीवाना, वो दीवाना कैसे आता है? फिल्म गाना सुने होगे तो देखे होगे, दीवाना हेलीकॉप्टर से उड़ते आता है। काहे को लैंड ट्रांसपोर्ट का भी नहीं यूज करता है, गटर का भी यूज नहीं करता है। वो पैसा वाला आदमी रहता है तो एयर ट्रांसपोर्ट से आता है, हवाई जहाज़ से। तो ये 3 तरीके से आप आ सकते हो, इसके अलावा भी किसी तरीके से आ सकते हो? नहीं आ सकते हो। अगर आ सकते हो तो कमेंट करके बताओ, इसके अलावा आप किस तरीके से आ सकते हो? अब इसी चीज़ को जो है ना हम बड़े लेवल पे देख लेते हैं। बड़े लेवल पर जब हम सामान के किसी एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं तो सबसे पहले हम लैंड देखते हैं कि ज़मीन से कोई रास्ता है। अब जान लिया अरे भारत से पाकिस्तान जाना है तो वो तो ज़मीन से ही चला जाएगा, उसमें काहे ल हम हिंद महासागर से जाएंगे? बगले में है तुरंत भेज देंगे, इसी फालतू का काहे ले इतना टाइम पास करना। दूसरा देखेंगे जल। अब यहाँ से अमेरिका भेजना है तो वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, तो हम जल से भेज देंगे नाव के द्वारा। और तीसरा वायु। अब अगर अमेरिका नहीं है, मान लिया जाए उधर जाके ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, इतना दूर है तो इधर जल का भी रास्ता नहीं है, जल से बहुत दूर पड़ जाएगा बिल्कुल घुराते हुए। तो इससे हम डायरेक्ट उसको हेलीकॉप्टर से भेज देंगे, जाओ भाई बिल्कुल चले जाओ। तो ये 3 हो गई। अब देखिए स्थल परिवहन में जो है सड़क परिवहन और रेल परिवहन दोनों आ जाता है। दोनों सड़क परिवहन या अब या तो हमें परिधि की बहन के पास मिलना है, अगर नज़दीक में रहेगा तो पैदल चले जाएंगे, थोड़ा दूर रहेगा तो टेम्पो वेम्पो से 10 रुपया भाड़ा दे के चले जाएंगे। कि आप तारे सही है, टेम्पू से गाना भी सुने होंगे, टेम्पू से। और अगर दूर रहा तो रेलगाड़ी से धर लेंगे। जल परिवहन जो है ये भी 2 तरीके का होता है। एक तो हो गया जैसे इनलैंड यानी घर के अंदर, जैसे मान लिया जाए कि देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जब पहुंचाना होता है किसी सामान को, तो वो तो अंतर्देशीय हो गया। और जब एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना होता है तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय हो गया। और जब अंदर घर के पहुंचाना है तो वो अंतर्देशीय हो गया। अब वायुयान भी यही होता है, घरेलू सेवाएं। कुछ तो जो है देश के अंदर ही जाता है, जैसे इस राज्य से उस राज्य में चला गया, उस राज्य से किसी और राज्य में आ गया। और कुछ होती है अंतर्राष्ट्रीय, जैसे दूसरे देशों के में जाते हैं, तो वो हो गया। तो ये 3 तरीके का हमने पढ़ लिया। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आपके घर में परिधि की बहन नहीं है, इसका मतलब। अगर आपका परिधि की बहन होता तो ज़रूर आ जाता समझ में। नहीं आया है तो थोड़ा सा पीछे होके फिर से देख लीजिए। अब फिर भी नहीं आया तो फिर कमेंट कर दीजिए, हम काहेल हैं फिर। अब है स्थल परिवहन। अब सबसे पहले देखिए इसमें भी पहला पॉइंट था स्थल परिवहन। सबसे पहला स्थल परिवहन पढ़ते हैं, यानी कि सड़क। स्थल मतलब वही होता है सड़क। सड़क परिवहन पढ़ते हैं। सड़क परिवहन की क्या विशेषता है? अब वही अगर हम परिधि की बहन के पास जा रहे हैं सड़क से मिलने के लिए, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? सड़क परिवहन की सबसे पहले विशेषताएं ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। जो भारत है वो विश्व के सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो है सड़क जाल वाले देशों में से एक है। मतलब भारत जो है, ये पॉइंट लिखने हैं अगर आपको इस तरीके से आ गया कि सड़क परिवहन की विशेषताएं बताइए, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। दूसरा हम लिखेंगे मार्ण और व्यवस्था में सड़क परिवहन रेलवे परिवहन की अपेक्षा सस्ता है। मार्ण और व्यवस्था में सड़क परिवहन जो है रेलवे परिवहन की अपेक्षा सस्ता है। अगर हम सड़क परिवहन में देखिए 2 तरीके का आ जाते हैं, एक तो आ जाता है खुद सड़क ही हो जाता है, और दूसरा हमारा हो जाता था रेल वाला। तो इसमें हम देखते हैं कि सड़क परिवहन ज़्यादा सस्ता है। क्यों? क्योंकि एक बार हमने सड़क को बना दिया ना तो उसके फिर रख रखाव में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, फिर आपको जो है 5 साल के लिए निश्चित है। अब भाई आपके मन में अब सवाल आएगा कि सर हमारे यहाँ तो बनता है तो साले भर में बर्बाद हो जाता है। देखिए वो बात अलग है कि कुछ घूसखोर भ्रष्टाचारी नेता उसको बर्बाद कर देता है, उसको सड़क की जगह सब चारकोल खुद पी जाता है, उसमें खाली चूनमा डाल के लगवा देता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर अच्छे तरीके से बन गया ना सड़क तो उसमें फिर 5-10 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं रेल परिवहन जो है उसमें हर एक रोज़ देखना पड़ता है कहीं पटरी टूट तो नहीं गया, और कहीं ऐसा हो कि एगो नट उट ढीला हो गया तो इसी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये सब हो जाता है। तो सड़क परिवहन सस्ता है, आपको भी पता चल गया। किसी भी प्रकार से भूभाग पर सड़क को आसानी से बनाई जा सकती है। अब देखिए रेल परिवहन में कोई दिक्कत ही नहीं कि पहाड़ है तो पहाड़ में से रेल परिवहन कैसे निकलेगा, तो कैसे ट्रेन को पास कीजिएगा? पहाड़िया के ऊपर ऐसे थोड़ी चढ़ाइएगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है पहाड़ के अंदर गुफा बनाना पड़े।
जो कि हर पहाड़ में मुमकिन नहीं है। लेकिन सड़क क्या है, उसको कहीं से भी निकाल दीजिएगा, पहाड़िया के ऊपर से चढ़ा दीजिएगा, नीचे घुसा दीजिएगा, जहाँ मन जहाँ से निकाल लीजिएगा। तो एगो ही हो गया। अब चौथा है, सड़क परिवहन के कारण ही सुविधाएं घर घर पहुँच पाती है। और सड़क परिवहन के कारण ही जो है जो सुविधाएं होती है ना, वो घर घर पहुँच पाती है। ऐसा तो नहीं है कि रेल परिवहन आपके दुआरी तक आता हो, एकदम आपके गेट पर आता हो, रेल रुकता हो, यानी भाई साहब कुछ काम है, कुछ भेजना है। लेकिन गाड़ी क्या है, वो आ जाता है, एक कॉल करोगे एकदम ओला में तुरंत आ जाएगा एकदम दुआरी तक, एड्रेस डाल दोगे तो। सड़क और रेल तो नहीं ना पाता है, ये वही भी फ़ायदा है सड़क परिवहन के। अब क्या है इसमें, रेल परिवहन भी कुछ हद तक सड़क परिवहन पर निर्भर करता है। अब रेल परिवहन भी जो है ना कुछ हद तक सड़क परिवहन पर ही निर्भर करता है। ये कैसे है, आपको को लग रहा है ये कैसे, सड़क रहने ना रहने से रेल का क्या जाता है? भाई साहब, अगर आप घर से रेल के पास आओगे तो उसके लिए सड़क पे ही आओगे ना। अगर आपको रेलवे स्टेशन आना है तो सबसे पहले तो आप सड़क का उपयोग करोगे, सबसे पहले तो आप टेम्पू धरोगे, तभी आप रेल तक आओगे। अब मान लीजिए आपके घर से रेलवे स्टेशन तक आने में सड़कें नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आप नहीं आ पाओगे चाह कर भी। तो रेल परिवहन भी इससे निर्भर है एक तरीके से सड़क परिवहन पर। ये हो गया, तो हमने सड़क परिवहन पढ़ लिया। अब इसमें हम पढ़ेंगे रेल परिवहन। सड़क तो पढ़ लिया कि सड़क के क्या क्या फ़ायदे हैं, अब रेल भी पढ़ते हैं कि रेल परिवहन के क्या क्या फ़ायदे हैं। रंग थोड़ा सा बदल लेते हैं, अच्छा लगेगा। इतना सारा पेन है, ये है तो फिर बदलने में क्या दिक्कत है, अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में। अब है रेल परिवहन की विशेषताएं। ये पीला वाला नहीं अच्छा लग रहा है, लाल वाला कर लेते हैं। हाँ, अब है रेल परिवहन की विशेषताएं। सबसे पहले तो लंबी दूरी की यात्राओं तथा वस्तुओं के परिवहन का रेलवे प्रमुख साधन है। कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, मान लिया जाए आपको जाना है वैष्णो देवी, भगवान के दर्शन पे एकदम आहा तीर्थ में एकदम मगन होके, तो उसके लिए क्या धरोगे, एकदम रेल परिवहन सस्ता भी है। सड़क गाड़ी रिजर्व करोगे तो आपसे 5,000 6,000 वसूल लेगा, चूना लग जाएगा अच्छे से। तो इससे अच्छा रेल का एगो टिकट कटाओ आराम से, 1,000 रुपया, अब तो और सस्ते भी आए हैं, 1,500 में करवा लो आराम से, 500 की टिकट करवाओ, आराम से यात्रा करते हुए जाओ। वस्तुओं के परिवहन में भी अच्छा है, सामान उमान भेजने में भी सही है, ज़्यादा उसमें ख़राब होने का डर नहीं रहता है, बिल्कुल सेफली चला जाता है। तो ये रेल प्रमुख साधन है, ये रेलवे इसका। दूसरा इसका क्या फ़ायदा होता है रेल परिवहन का, कि रेल परिवहन सड़क परिवहन की अपेक्षा अधिक आरामदायक और सस्ता है। ये तो हमने पहले में ही बता दिया। देखिए हम तो पहले में ही बता दिया इसको, अब 2 पॉइंट में वही बात है ना, हमको जो है जो चेक करने वाला है ना, उसको किसी भी तरफ से बेवकूफ़ बनाना है। एक तरफ हम कह देंगे कि रेल परिवहन सस्ता है और दूसरी तरफ हम कह देंगे सड़क परिवहन की अपेक्षा सस्ता है। 2 पॉइंट हो गया ना, बतिया तो दोनों एक ही है, लेकिन हम तुलना हमने कर दिया। तीसरा है, सड़क परिवहन की अपेक्षा रेलवे में कम प्रदूषण फैलता है। जो रेलवे प्रदूषण भी कम पड़ता है, पहले तो फैलता था कोयले से, अब तो क्या है कि रेल परिवहन जो है कोयला का उपयोग होता नहीं है, तो रेल परिवहन में जो है क्या होता है, बिजली से चलती है, तो प्रदूषण भी कम फैलता है इसमें। और चौथा क्या है कि अधिक व्यक्तियों अथवा अधिक सामान के लिए रेलवे परिवहन का उत्तम साधन है। अब मान लिया जाए अधिक व्यक्ति है या फिर अधिक सामान है, तो उसके लिए रेलवे परिवहन उत्तम साधन है। आराम से टिकट कटाओ, नहीं तो जनरल बोगी में घुस के चले जाओ, यार कौन देखता है, तुम चले जाओ चुपचाप। लेकिन ऐसा मत जाइए, टिकट कटवाइए, इससे सरकार को फ़ायदा होता है। अब पाँचवा है, रेल परिवहन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। इसका एक वो अच्छी भी है कि रेल परिवहन जो है, इसका एक ख़राब चीज़ भी है कि रेल परिवहन क्या है, प्रकृति आपदाओं के कारण जो है प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, इन सब वजह से जो है उधर प्रभावित हो जाता है। कई बार हम देखते हैं ना बारिश के दिनों में कि बहुत सारी रेलवे बंद हो जाती है, सर्दियों में भी बंद हो जाती है रेलवे, तो ये भी इसके इसकी एक ख़राब चीज़ है ये। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी हमने पढ़ लिया, और ये भी आपको आ ही क्या होगा समझ में, भाई आएगा ही, क्योंकि आप औसत ज्ञान पढ़ रहे हो। अब हम पढ़ेंगे पाइपलाइन। देखिए एक और इसमें जो मुख्य आता है ना, देखिए रेल परिवहन हमने पढ़ लिया, सड़क परिवहन पढ़ लिया, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब कुछ जगह पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। आप जिस एरिया में रहते हो आप उस एरिया में भी देख रहे होगे कि पानी जो है आजकल पाइपलाइन से आने लगी है, आ रही है ना, पाइपलाइन का प्रयोग होता है। अब आपके एरिया के अलावा ना ये देश विदेशों में भी होता है, दूसरे देश से तेल या फिर कुछ और भी मंगाने के लिए जो है ना पाइपलाइन का प्रयोग होता है। देखिए इसका क्या है, ये जो है पाइपलाइन जो है ना, पाइपलाइन स्थल परिवहन का एक नया साधन, ये तो नया नया आया है, बिल्कुल नया साधन है। पाइपलाइन जो है एक नया साधन है स्थल परिवहन का। इसका प्रयोग जल, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है, जल, एक तो पानी पहुंचाने के लिए। मान लीजिए आप तो देखिए ऐसा हो रहा है ना कि आपके शहरों में भी बिछ रहा है, हर एक शहर में अब बिछ रहा है, डायरेक्ट पाइप से आती हैं, तो ये एक हो गया। पेट्रोल, अगर दूसरे देश से पेट्रोल मंगवाना है ना तो उसमें भी पाइपलाइन का एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
और भी गैस हो गया, जैसे सीएनजी गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, तो ये भी जो है पाइपलाइन के द्वारा आता है। इसमें ये क्या है कि ये ठोस पदार्थों को भी तरल अवस्था में परिवर्तित कर देता है, पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। मान लीजिए आपको ये लग रहा होगा कि चलो भाई पेट्रोल तो आ जाएगा, काहे कि पेट्रोल जो है पानी जैसा होता है, पाइप में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ठोस पदार्थ है, यानी कोई जैसे कोयले की तरह पदार्थ है, तो उसको कैसे लाएंगे? तो उसको भी जो है इससे लाया जा सकता है। उसको हम तरल कर देंगे, उसमें जो हम कुछ ऐसी चीज़ें मिला देंगे ताकि वो थोड़ा तरल हो जाए। जैसे मान लिया जाए हमारे पास दाल है ना, तो हम उसका दलिया बना के भेज देंगे पाइपलाइन से, हो गया। मतलब समझने के लिए है ये। तो पाइपलाइन हो गया, तो इस द्वारा भी भेज सकते हैं। पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक होती है। देखिए शुरुआत में इसकी लागत थोड़ी अधिक होती है पाइपलाइन बिछाने की, लेकिन इसकी देख रेख बहुत कम खर्च आता है। लेकिन एक बार ये बिछ गया ना, तो क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होता है, तो इसकी ज़्यादा बर्बाद होने के चांस होते नहीं है, और इसके देख रेख में भी बहुत कम खर्च आता है। इससे समय भी बचत होती है, और इससे जो है समय की भी बचत होती है। अब मान लिया जाए हमको चाहिए एक वहाँ से मंगवाना है किसी और देश से सीएनजी, किसी और देश से का हमको सबसे पहले मान लिया जाए अपना बगल वाला राज्य से सीएनजी मंगाना है, तो हम क्या करेंगे? पहले गाड़ी से अगर हम मंगवाएंगे तो सबसे पहले हमको गाड़ी भेजना पड़ेगा, गाड़ी उसके बाद वो जाएगी, वो लेके आएगी। तो इसमें क्या है, पेट्रोल भी लगा, समय भी गया। अब वही पाइप बिछा हुआ है तो हम एक बार खाली कॉल करेंगे, हाँ जी सुनिए ज़रा एक एक भेज दीजिए तो इतना टन गैस, इतना थी गैस भेज दीजिए, तो तुरंत वहाँ से डाल देगा, पाइप द्वारा आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हो गया पाइपलाइन की विशेषताएं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जल परिवहन। जल परिवहन क्या है? जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, सबसे चीप। ये क्वेश्चन ये जरूर ऐसे पूछा जाता है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल है। अब आपको लग रहा होगा जल कैसे है, तो हम वो भी पढ़ लेंगे जल कैसे। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, इसको याद कर लीजिए। और सबसे महंगा जब पूछा जाएगा ना, तो वो वायु है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, सबसे सस्ता तो जल है। देखिए हमने सड़क परिवहन पढ़ लिया, परिवहन के 3 कारण थे ना, परिवहन के जो थे 3 मुख्य कारक थे। कौन कौन से थे? जैसे परिधि के बहन के पास पहुंचने के लिए सबसे पहले हम स्थल का प्रयोग कर सकते हैं, जल का प्रयोग कर सकते हैं, वायु का। अब उसके अलावा हमने स्थल में पढ़ा था कि 3 टाइप होते हैं, एक तो सड़क हो गया, दूसरा हो गया रेल, और तीसरा पाइपलाइन जो कि नया है। अब हम पढ़ते हैं स्थल के बाद था जल परिवहन। जल परिवहन के जो है, तो जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। सबसे पहला तो इसमें यही लिखना है, यह भारी और बड़ी वस्तुओं को ढोने में अनुकूल है। ये जो है जल परिवहन जो है भारी, मान लिया जाए कोई भारी भरकम वस्तु है ना, और बड़ी वस्तु है, तो उसके ढोने के लिए जो है जल परिवहन अच्छा है। यह व्यापार के अनुकूल है, यह पर्यावरण के अनुकूल है, माफ़ कीजिएगा, ये पर्यावरण के अनुकूल है। जल परिवहन जो है ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। यह भारी और बड़ी वस्तुओं को ढोने में कैसे अनुकूल है? देखिए इसमें आपको डाउट होगा कि ये भारी वस्तुओं को कैसे ढोगा। देखिए जल जो है ना, जल में क्या है कि मान लीजिए जल की एक दिशा होती है, जल किसी भी दिशा में जाता है। हम अगर जल में एक बार एक नाव को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसकी दिशा के अनुसार वो खुद ही ढला हुआ चले जाता है, उसमें हमें ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। यही चीज़ होता है समुद्र में भी, कि जल जो है इस तरफ से उस तरफ जा रहा है, तो हम उसकी दिशा में जो है छोड़ देते हैं, तो हमें जो है वो जल की मदद से भी थोड़ा नाव जो है खुद चलता है। तो उसमें ये हो गया जल परिवहन सस्ता है, अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है। ये इसमें जो है क्या होता है कि इसमें जो है पर्यावरण को तो कोई नुकसान होता ही नहीं है, ये आराम से बिल्कुल ले ले जाया जा सकता है या फिर ले आया जा सकता है। तो ये जो है पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है। विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा ही किया जाता है। और जो विदेशी व्यापार है ना, जो दूसरे देशों में निर्यात और आयात होता है ना, एक्सपोर्ट होता है ना, वो मेन जो है ना वो जल द्वारा ही होता है, बड़ी बड़ी वस्तुओं का। आपने अगर नहीं देखा हो, मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है ना, कंपनियाँ होती है ना, वो गाड़ियों को जो है ना जल परिवहन के द्वारा ही भेजते हैं, क्योंकि वो जो है सस्ता है, एक बार में बहुत ज़्यादा सामान वो ले चला जाता है। और पत्तन क्या है? पत्तन देखिए बंदरगाह होता है, पतन होता है बंदरगाह, जहाँ नाव जाती है एक देश से दूसरे देश। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है, और देश का जो 95% व्यापार जो है वो समुद्र द्वारा ही होता है। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तटरेखा के साथ 12 प्रमुख और 187 माध्यम और छोटे पतन हैं। भारत की जो तटरेखा क्या है, टोटल लंबाई 7,516 किलोमीटर
समुद्र तट की लंबाई है भारत में। सिर्फ ये समुद्र तट की, हम इसमें जो है ज़मीन की बात नहीं कर रहे हैं। ये समुद्र तट यानी ऐसे तट जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब जो है समुद्र के किनारे लगे हुए हैं। तो इन सब का जो है तट, तमिलनाडु हो गया। अब वही बात करते हैं जब हम स्थल की बात करेंगे ना, तो वो चीन पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो हो गया। तो ये सब नहीं, इसमें सिर्फ जल वाली बात हो रही है। तो उसकी लंबाई कितनी है? 7,516। और इसमें जो है 12 प्रमुख पतन है, यानी 12 प्रमुख बंदरगाह है, 187 छोटे मोटे हैं। अब है भारत अंतः स्थलीय नौसंचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। अब भारत में इसके साथ साथ, ये तो हम बात कर लेते हैं उसकी जब जल जो है, जल बॉर्डर जो है उसकी, हम समुद्र तट रेखा की बात कर रहे थे 7,516। इसके अलावा जो है भारत में अंतः स्थलीय नौसंचालन, अंतः स्थलीय क्या होता है कि मान लिया जाए हमें अपने देश में ही एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाना है किसी चीज़ को। अब जैसे देखिए, देश के अंदर भी बहुत सारी नदियां बहती हैं ना, गंगा नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, तो उसमें भी होता है एक्सपोर्ट। आपको पता होगा कि जो है गंगा नदी जो है बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम जो है इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसमें भी हमारी नाव चलती है बहुत सारी। और इसमें जो है ये जो है रेखा भारत में टोटल 14,500 किलोमीटर लंबा है। ये अंतःस्थलीय नौसंचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है भारत की। अब है वायु परिवहन, हमने जल परिवहन पढ़ लिया। जल परिवहन के कोई प्रकार नहीं है, जैसे कि स्थल परिवहन के था ना, स्थल परिवहन में था सड़क परिवहन, रेल परिवहन या फिर पाइपलाइन था, लेकिन जल में कोई नहीं है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट, वायु। यह परिवहन का सबसे तीव्र और आरामदायक साधन है। वायु परिवहन, ये तो एक बात तो सही है भाई कि वायु परिवहन जो है सबसे जल्दी पहुंचा देता है और आरामदायक है, बिल्कुल आराम से। इससे अति दुर्गम स्थानों पर भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब मान लिया जाए कि जो सड़क है वो मानक बहुत सारी जगहों पर जो है पहुंच जाता है, लेकिन बहुत सारे दुर्गम जगह है जहाँ पर सड़क भी नहीं पहुंच पाता। जैसे हम बात कर लें अगर उत्तराखंड, तो उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाका है, तो इन सब इलाकों पर जो है सड़क अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। अब जैसे हम बात कर ले अपनी तिब्बत एरिया, तो उधर जो है बहुत ही पहाड़ी इलाका है, बहुत ही जो संकरे रास्ते हैं, तो इधर सड़क बनने में बहुत मुश्किल होती है। और जल तो उधर जल मार्ग है नहीं, तो इस जगह पर जो है हम वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं। हेलीकॉप्टर कहीं भी जाकर उतर जाता है। अब इससे समय की भी बचत होती है। यह प्राकृतिक बाधाओं से मुक्त है, इसमें जो है प्राकृतिक बाधा नहीं है। जैसे देखिए, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, एक पल को ऐसा होता है कि मान लिया जाए किसी एरिया में जो है बाढ़ आ गया, तो वहाँ पे ना ही सड़क परिवहन जा सकता है, ना ही जल परिवहन जा सकता है। अब मान लिया जाए जल परिवहन में यही है कि किसी एरिया में जो है सुनामी आने का खतरा है या फिर उधर लहरें तेज चल रही हैं, तो तब भी नहीं भेजते हैं, ताकि हमें डर रहता है कि नाव कहीं पलट ना जाए। लेकिन वायु में ऐसा कुछ नहीं है। वायु परिवहन में क्या है, चाहे कैसी भी मौसम हो वो चली जाती है एक से दूसरी जगह पे। तो ये प्राकृतिक बाधाओं से मुक्त है। अब इसका अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि आने के समय वायु परिवहन के द्वारा सहायता जल्दी पहुंचाना संभव हो पाता है। अब है सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सन 1953 में जो है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे क्या है कि जो पहले हमारे देश में जो चलती थी ना वायु परिवहन, तो वो जो था प्राइवेट था, टाटा की चलती थी तो वो प्राइवेट था। अब वो जो चलती थी ना वो प्राइवेट था, लेकिन सन 1953 में जो है उसको जो है सरकारी कर दिया गया। और इसके अंतर्गत एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करते थे। ये कुछ नाम हैं उनके। अब है सड़कों के प्रकार। अब हमारे देश में जो है बहुत सारे सड़क हैं, तो इसके आधार पर जो है सड़कों को भी अनेक भागों में बांटा गया है। तो इसको जो है हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अगली वीडियो में आप देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है एक दूसरे से पूरा रिलेटेड है। तो अगली वीडियो हम करेंगे सड़कों के प्रकार। जस्ट इसका अगला वीडियो जो होगा हमारा यही होगा, सड़कों के प्रकार, हमारे भारत में कितनी तरीके की सड़कें हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। कैसा लगा वो एक बार ज़रूर हमें बताइएगा यार। लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार।